बेटा लास्ट क्लास में हमने बात की थी लेंज लॉ की, और लेंज लॉ से हमने क्या सीखा था कि कोई भी जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट जो इंड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, है ना। ये हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से किया था। आज बात करते हैं कि वो जो करंट जो इंड्यूस हो रहा था उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ऑल्दो जो फैराडेज लॉ है बेटा वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ही बता देता है, अपने आप में कंप्लीट लॉ है फैराडेज लॉ। लेकिन हम जो करेंगे, हम डायरेक्शन लेंज लॉ से देखेंगे और जो मैग्नीट्यूड है वो किससे देखेंगे, वो फैराडेज लॉ से देखेंगे। देखो फैराडेज लॉ, तो भाई फैराडे लॉ को मैं यूज़ करूँगा किस पर्पज से, मैग्नीट्यूड के पर्पज से कि कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, देखो भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा ये आपकी कोई एक क्लोज लूप रखी हुई है। ठीक है, अब लेटेस्ट से कि आप बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। लेटेस्ट से कि मैग्नेटिक फील्ड को आप इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि आपको फ्लक्स बदलना पड़ेगा। कल की क्लास में हमने यही सीखा था क्या, कि ईएमएफ तभी इंड्यूस होगा, करंट तभी इंड्यूस होगा जब किसका चेंज होगा, जब फ्लक्स का चेंज होगा। और लेंज लॉ उसकी क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। चलो देखो जरा इसमें कि अब देखो इसमें करंट किस तरीके से इंड्यूस होगा। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट आएगा वो कैसे आएगा भैया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होना चाहिए। और जो करंट की जो डायरेक्शन आई बेटा, वो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी आ गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई। ये जो सर्किट है, ये जो सिनेरियो है बेटा, इसको देखो कैसे इक्विवेलेंट सर्किट में हम चेंज करेंगे। इसको इस तरीके से करेंगे। देखो ये बेटा इस लूप का मैं क्या मान लेता हूं, रेजिस्टेंस मान लो, स्मॉल r से मान लेता हूं। चलो इसका रेजिस्टेंस, ये इसका हमने रेजिस्टेंस मान लिया। भाई करंट अगर फ्लो कर रहा है बेटा, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर बात करें तो करंट तभी फ्लो कर पाएगा जब उस सर्किट के अंदर क्या होगी, आपकी कोई बैटरी होगा, कोई एनर्जी सोर्स होगा। तो आप देखो कि करंट की जो डायरेक्शन आ रही है, करंट की डायरेक्शन ये आ रही है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे बैटरी से कन्वर्ट करना चाहूँ तो इस तरीके से कर देंगे। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। ठीक है बेटा, इस तरीके से देखो। तो अब मुझे एक्चुअल में देखो, ये वाली जो आपने डायरेक्शन देखी, ये डायरेक्शन तो कैसे देख ली, ये तो लेंज लॉ से देख ली। ये तो हमने किससे देख लिया, लेंज लॉ से देख लिया। एक्चुअल में जो फैराडे लॉ है बेटा, वो कहता है कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी। ये कंप्लीट लॉ है अपने आप में, ये डायरेक्शन भी बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड भी बता रहा है। यहाँ पे देखो ये तो क्या है बेटा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो यहाँ पे एन क्या चीज़ है, जो नंबर ऑफ आपके क्या है, टर्न्स हैं। और डी फाई बाई डी टी क्या चीज़ है, जो भी आपका फ्लक्स में चेंज आया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है बेटा। अब आप कहोगे सर ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब है। ये जो नेगेटिव साइन है इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये अपने आप में कंप्लीट लॉ है। कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो इसके बराबर आ गया ना, एन डी फाई बाई डी टी के बराबर। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो भी चेंज है ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है बेटा। जो फैराडेज लॉ के अंदर ये जो नेगेटिव साइन आया है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज ऑपोजिट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, या जो भी फ्लक्स का जो चेंज आया बेटा उससे ऑपोजिट में ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। देखो तो बेटा ये फॉर्मूला तो डेफिनेशन के लिए हो गया कि भाई फैराडे लॉ ये होता है एक्चुअल में, लेकिन मैं तो सिर्फ उसको किसके लिए यूज़ करना चाहता हूँ, मैं तो उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ।
मैं अगर मैग्नीट्यूड के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मैं मोड लगा दिया बेटा, और मैं इसके साइन पे कोई ध्यान नहीं दूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखूंगा और वो ऐसे देखूंगा, ई इंड्यूस इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी एंड डायरेक्शन इज सीन बाय लेंज लॉ। डायरेक्शन इज डिसाइडेड बाय लेंज लॉ। लेंज लॉ से बात करेंगे। लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, उसको क्या करेगा, ओबे करेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे बेटा। तो ये डायरेक्शन ऑफ लेंज, ये जो डायरेक्शन आएगी वो लेंज लॉ से डायरेक्शन आपकी आ जाएगी। देखो बेटा और बात कि अब ई इंड्यूस तो आ गया, अब आपको कोई पूछे कि भैया करंट कितना इंड्यूस हुआ, तो करंट इंड्यूस में कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, आपने ईएमएफ इंड्यूस निकाल लिया, उसको क्या कर दो, उसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, भाग कर दो, ये आपके पास करंट इंड्यूस आ जाएगा। यही आपका फैराडे लॉ है। ठीक है बेटा, ये क्या है आपका फैराडे लॉ। अब जरा इस पे क्वेश्चंस करते हैं। देखो बहुत ही एक जनरल जो पैटर्न है इस पे क्वेश्चन का, जो बहुत बार आया भी हुआ है कि भैया किसी रीजन के अंदर जो फ्लक्स है दैट इज गिवन बाय 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 4, ये फ्लक्स किसी रीजन में दिया जाता है। यू हैव टू फाइंड इंड्यूस्ड EMF एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। कह रहे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना EMF इंड्यूस हुआ है बेटा, ये बात आपको बतानी है। तो भाई अभी हमने फॉर्मूला देखा बेटा, क्या हमने फॉर्मूला देखा कि जो EMF इंड्यूस हो रहा है दैट इज इक्वल टू, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लूँ, लेकिन यहाँ पे देखो आप अगर बेटा ध्यान से सुनना एक बात, जब भी आपको कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन होगा कि फाई इज इक्वल टू समथिंग दिस, तो आप उसकी डायरेक्शन लेंज लॉ से नहीं बता सकते, क्योंकि आपके पास सिनेरियो ही नहीं है। आप कैसे पता लगाएंगे कि करंट जो फ्लक्स जो बदला है उसका कारण कौन है ना, मैग्नेटिक फील्ड है कि एरिया है कि उसको घुमाया गया है, क्या कारण है वो नहीं पता होगा। तो याद रख लें, नोट कर लें कि जब भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा तो EMF इंड्यूस के लिए मैं माइनस डी फाई बाई डी टी का ही इस्तेमाल करूंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस नेगेटिव साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप मैथमेटिकल कोई आपको फ्लक्स का एक्सप्रेशन गिवन है और उस केस में आपको बेटा क्या निकालना है, EMF इंड्यूस निकालना है, तो बी कॉशियस, कभी भी इस नेगेटिव साइन को मत छोड़ देना, अदरवाइज आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ, जब कोई इस तरह वाला जो सिनेरियो है ना बेटा, उस केस में आपको इस नेगेटिव साइन को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सर्किट है और उस सर्किट के अंदर आप बड़े आराम से क्या बता सकते हैं, लेंज लॉ की मदद से करंट की डायरेक्शन बता सकते हैं, यहाँ नहीं बता सकते। तो इसलिए आप यहाँ क्या यूज़ करेंगे, माइनस डी फाई बाई डी टी इस्तेमाल करेंगे। बात ध्यान रखना बेटा बार बार। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आई इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी, और बेटा फ्लक्स की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, ये लो जी। तो बेटा ये देखो कितना हो गया, ये 4t प्लस 1, और भाई हमसे तो किस समय पूछा है, t इक्वल टू 2 पे, तो 4 इंटू 2 प्लस 1, तो बेटा माइनस 9 वोल्ट ये आ गया आपका। दिस इज EMF इंड्यूस्ड। तो बेटा EMF इंड्यूस तो ऐसे हम कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया 4t प्लस 1 और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा था, तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। देखो भैया आगे, तो ये एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, इसमें फाई की जगह कुछ भी वैल्यू कोई एक्सप्रेशन आपको लिख दे, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। आगे देखो भी, ये बेटा कोई सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस r और इसका बेटा जो रेजिस्टेंस है वो मान लो कि कितना है, वो R ओम है, स्मॉल r ओम है।
और मैग्नेटिक फील्ड डॉट मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पे बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज गिवन बाय बी नॉट टी क्यूब। मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज बी नॉट टी क्यूब। आपको क्या बताना है? आपको बताना है बेटा करंट इंड्यूस्ड, कि जो करंट है वो कितना इंड्यूस होगा, आपको ये बात बतानी है आपको, ठीक है बेटा। तो देखो इस वाले केस के अंदर आपको एक्सप्रेशन तो गिवन है B इज इक्वल टू बी नॉट टी क्यूब, लेकिन आपको क्या गिवन है? आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो भी गिवन है, एक सर्किट भी गिवन है। आप देखो बेटा यहाँ पे कि जरा समझो कि यहाँ पे EMF इंड्यूस क्यों होगा। एक्चुअल में बेटा फ्लक्स में खेल किसका हो रहा है? यहाँ आप एक्सप्रेशन देखो किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, मैग्नेटिक फील्ड इज टाइम डिपेंडेंट। और भैया समय तो बढ़ेगा, धीरे धीरे समय बढ़ेगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। माने आप t इक्वल टू 0 पे देखो बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, t इक्वल टू 1 पे देखोगे तो कितना हो जाएगा b नॉट, t इक्वल टू 2 पे देखोगे तो 8b नॉट। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इसका मतलब जो कोज है फ्लक्स को बदलने का वो बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, वो बढ़े जा रहा है, तो यानी कि ये जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जनरेट करेगी? वो क्रॉस डायरेक्शन में इनटू द प्लेन जनरेट करेगी, इनटू द प्लेन जनरेट करेगी। तो बेटा जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया वो तो क्लॉकवाइज आ गया, ये तो डायरेक्शन आ गई, तो वो जो माइनस का खेल था वो तो हो गया। अब मैं बेटा मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है उसका मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। जहां तक जब तक नंबर ऑफ टर्न्स की बात नहीं आएगी मैं एन को कंसिडर नहीं करने वाला, ठीक है। तो बेटा डी फाई बाई डी टी तो हो गया बेटा डी बाई डी टी। ध्यान से देखना, पहले फ्लक्स का एक्सप्रेशन लिखो। फ्लक्स क्या होगा बेटा? बी की जगह बी नॉट टी क्यूब। इसका एरिया कितना होगा बेटा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और बेटा इन दोनों के बीच में एंगल तो 0 डिग्री है ना, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इतना इन्हें लिख दिया। बी नॉट पाई आर स्क्वायर बेटा ये सब कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब। सो बी नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू 3t स्क्वायर। तो बेटा ये आपका 3 बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी स्क्वायर। ये बेटा आपका ईएमएफ इंड्यूस आया, लेकिन ये तो पूछा ही नहीं है आपसे, तो करंट पूछा गया है। तो जो करंट इंड्यूस होगा दैट इज इक्वल टू जो ईएमएफ इंड्यूस आया डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस। सो 3 बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका हमने क्या निकाल लिया बेटा? ईएमएफ इंड्यूस कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब इसी केस के अंदर हमसे किसी से भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि भैया करंट अगर फ्लो हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ है? चार्ज भी फ्लो हुआ होगा, है ना। क्या हुआ होगा बेटा? चार्ज भी कुछ फ्लो हुआ होगा। तो सवाल ये है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन इन द लूप। कि ये जो लूप जो है, ये वाला जो केस जो है, इस केस में बेटा आपका टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो करके गया है, आपको ये बात बतानी है, ठीक है। तो देखो कुल मिलाकर के सारा सब कुछ आप कर चुके हो। चार्ज का लेना देना तो इंड्यूस्ड करंट से है ना बेटा। तो देखो ये यहाँ पे एक बात देखो आप कि इस करंट के एक्सप्रेशन में 3 बी नॉट पाई आर स्क्वायर बाई आर, ये सारा का सारा फैक्टर तो बेटा क्या है? ये सारा का सारा फैक्टर तो कांस्टेंट है। मैं इसको कुछ के लिख लेता हूँ ना, थोड़ा आलसी टाइप के आदमी ना अपन लोग, इसलिए लिख लेते हैं ऐसा, के टी स्क्वायर लिख लिया, वेयर के इज इक्वल टू के को 3 बी नॉट पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर, ये मैंने मान लिया। तो कुल मिलाकर के मेरे पास बेटा अब क्या हो गया कि जो आपका करंट इंड्यूस्ड हुआ है ना, आई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू के टी स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन है। अगर मैं आपको ये एक्सप्रेशन देख करके और फिर चार्ज पूछो तो मुझे लगता है कोई दिक्कत ही नहीं है। आप आई को क्या लिख दोगे बेटा? डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के टी स्क्वायर।
तो बेटा डी क्यू इज इक्वल टू आप कैसे लिखेंगे, के टी स्क्वायर डी टी। कैसे लिख देंगे, के टी स्क्वायर डी टी। तो भाई टोटल आपको चार्ज कैलकुलेट करना तो इंटीग्रेट कर दो, तो Q इज इक्वल टू के, ये कितना हो गया भाई, के टी क्यूब बाय 3 बेटा, ये आ गया। जरा इस एक्सप्रेशन को और थोड़ा सा एनालिसिस करें इसका, 3b0 पाई आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर, और 3 ये आ गया, और टी क्यूब ये है, इस 3 से ये 3 चला गया बेटा। तो जो चार्ज फ्लोन आया वो कितना आया, b0 पाई आर स्क्वायर टी क्यूब बाय आर, ये एक्सप्रेशन आ गया। तो इस एक्सप्रेशन में बेटा अगर हम देखें तो जरा देखो, क्या ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है क्या, b0 पाई आर स्क्वायर टी क्यूब, b0 पाई आर स्क्वायर टी क्यूब, ये क्या हुआ, ये तो फ्लक्स था, ये तो बेटा क्या था, फ्लक्स था, ये भी तो फ्लक्स ही है। तो एक्चुअल में जो बेटा चार्ज, आप देखो कि हुआ क्या कि आपने पहले डिफरेंशिएट किया और दोबारा से इंटीग्रेट कर दिया, तो एक्चुअल में वही एक्सप्रेशन आना चाहिए था, वही आया अभी यहाँ पे। तो आप बेटा चार्ज जो फ्लो है आपका, चार्ज फ्लोन, उसको बेटा आप कैसे लिख सकते हो, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय उस लूप का रेजिस्टेंस। सिंपल फॉर्मूला, मेंस में बहुत बार आया हुआ सवाल। कभी भी किसी पार्ट में, कभी भी किसी सवाल में बेटा अगर आपसे चार्ज फ्लोन अगर पूछ लें, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दैट लूप। सो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, चार्ज फ्लोन विल बी इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। बेटा ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको, नोट कर लो एक बार। देखो इसको अगर और थोड़ा सा लॉजिकली आपको समझाएं, एक तरीका तो ये हो गया, ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है ना, कि जो चेंज इन फ्लक्स है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, एक पार्ट तो ये हो गया, ठीक है। एक और तरीका देखो, ये चीज़ आई कैसे, ऐसे समझो कि बेटा अगर मैं, आप एवरेज करंट लिखना चाहते हैं तो आप कैसा लिखेंगे, एवरेज करंट विल बी इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, है ना, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, है ना भाई। आप ऐसे लिखते हैं ना बेटा, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, ऐसे लिखते हैं। ये तो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू होगी। अगर मैं एवरेज करंट की बात करूं बेटा, तो एवरेज करंट तो आप ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो जरा, मैं आपको ये प्रूव कर रहा हूं कि ये चीज़ ठीक है, ये तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आ गई है ये चीज़, मैं इसको इन जनरल कैसे प्रूव करता हूँ देखो। तो भाई यहाँ से आप बेटा क्या लिख सकते हो कि जो डेल्टा क्यू है दैट इज इक्वल टू आई एवरेज इनटू डेल्टा टी। ये जो करंट जो बेटा आप एवरेज करंट की बात कर रहे हैं, ये तो इंड्यूस्ड करंट है। कैसा करंट है, ये तो इंड्यूस्ड करंट है। तो भैया इसको कैसे लिखा जाए कि सर इसको ऐसे लिखो, आई इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस, और ये डेल्टा टी तो ऑलरेडी है। ये ई इंड्यूस कैसे लिखूं सर, ई इंड्यूस तो कैसे आया था, डेल फाई बाय डेल टी, यही तो आया था बेटा, डी फाई बाई डी टी। तो इसको कैसे लिख सकता हूं, ई इंड्यूस को डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, और भाई डेल्टा टी ये है और आर ये है, ये डेल्टा टी से डेल्टा टी खत्म, इट इज इक्वल टू डेल फाई बाई आर। ये मैंने बेटा आपको क्या कर दिया, ये आपको अलग से, है ना, वो तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर प्रूव हमने किया, ये जनरल रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया क्या, कि जो चार्ज फ्लो होगा दैट विल बी इक्वल टू बेटा जो भी आपका चेंज इन फ्लक्स है डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। ये जनरल प्रूव हमने कर दिया है, और इसको आपने याद भी रखना है, ठीक है बेटा। चलो और क्वेश्चंस करते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो,
ये बेटा कोई भी क्या है, सर्कुलर लूप है आपका। उस सर्कुलर लूप में इसका रेडियस आर है और इसका रेजिस्टेंस आर ओम है। इसको हम क्या कर रहे हैं, ओमेगा से घुमा रहे हैं, है ना। ओमेगा से क्या कर रहे हैं बेटा, रोटेट कर रहे हैं। जब आप ओमेगा से रोटेट करोगे तो आपको इसमें बताना है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये सवाल है सिंपल सा। कोई भी क्या है बेटा, सर्कुलर लूप है, उसको हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ओमेगा से घुमा रहे हैं। भाई ओमेगा से अगर घुमा रहे हैं तो क्या हो रहा है बेटा, एंगल बदल रहा है बार बार एरिया वेक्टर और इनके बीच में। इसका मतलब ईएमएफ क्या होने वाला है, इंड्यूस्ड होने वाला है। क्लियर है, सीधी सी बात ये। तो भाई किसी भी इंस्टेंट पे, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड भी देना पड़ेगा, मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखना भूल गया। ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है ना, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो अब जरा बात कर लेते हैं बेटा किसकी, कि इस केस में फ्लक्स का जो एक्सप्रेशन है, पहले तो कि वो फ्लक्स का जो एक्सप्रेशन है, वो फ्लक्स का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, ये सवाल है आपका ना। फ्लक्स कैसे लिखा जाएगा उसकी बात कर लो पहले तो। देख लो भाई, किसी भी टाइम पे ऐसे मान लो कि ये जो लूप है आपकी ना बेटा, कैसे घूम रही होगी, ऐसे समझो इसको कि ये लूप है ना, ये जब घूम रही होगी तो किसी भी टाइम पे मान लो भाई मैग्नेटिक फील्ड तो क्रॉस है, डायरेक्शन ऐसे, मान लो मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है, तो ये लूप है। देखो हर बार क्या हो रहा है, एरिया वेक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, और वही कारण है किसका, फ्लक्स को बदलने का। तो भाई किसी भी टाइम पे आप ये मान लो कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, उसके बीच का जो एंगल है वो आपने किसी भी इंस्टेंट पे क्या मान लिया, वो आपने थीटा मान लिया, ठीक है जी। तो अब आप देखो कि फ्लक्स को कैसे लिख पाओगे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, फ्लक्स कैसे लिखा जाएगा। भाई फ्लक्स का फॉर्मूला तो क्या है कि सर बी डॉट ए लिखा जाए, यानी कि बी ए कॉस ऑफ थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बेटा, मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है यहाँ पे, है ना, बी नॉट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा ये कैसे लिखूँ, बी नॉट, एरिया कितना है बेटा इसका, पाई आर स्क्वायर एंड कोस ऑफ थीटा। ये आपका बेटा फाई की वैल्यू आ गई, फ्लक्स आ गया ये आपका। आपको तो ईएमएफ इंड्यूस्ड चाहिए, आपको क्या चाहिए बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात हो रही है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को आप, मैं मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बात कर रहा हूँ सिर्फ, दैट विल बी इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो देखो बेटा कैसे लिखें इसको, डी बाई डी टी ऑफ बी नॉट पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। एक्चुअल में ये जो सवाल बेटा हम कर रहे हैं, यहीं से एसी करंट का क्या होगा, कंसेप्ट आएगा कि किस तरीके से अल्टरनेट करंट का खेल होने वाला है। डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा, ये आया बेटा, बी नॉट पाई आर स्क्वायर। देखो भाई कॉस थीटा का डेरिवेटिव तो क्या हो गया बेटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और भाई थीटा का डी थीटा बाय डी टी बेटा, ठीक है, क्लियर है। हमारे लिए नेगेटिव साइन अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड, या फिर ऐसे करके चलो आप ई इंड्यूस इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, है ना, माइनस बी नॉट पाई आर स्क्वायर साइन थीटा और बेटा डी थीटा बाई डी टी। ये डी थीटा बाई डी टी अगर आपको थोड़ा सा याद हो, सर्कुलर मोशन या रोटेशन वाला पार्ट, ये तो बेटा आपका क्या हो जाता है, ये आपका ओमेगा हो जाता है। तो बेटा इसको ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस बी नॉट पाई आर स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा। आप कहोगे सर ये थीटा तो दे ही नहीं रखा सवाल में, अब थीटा की टर्म में कैसे ले आए चीज़ों को, ओमेगा तो दे रखा है। तो भाई ओमेगा को कैसे लिखते हो, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, ओमेगा टी। तो बेटा मॉड ऑफ ई इंड्यूस्ड आ रहा है आपका एक्सप्रेशन बी नॉट ओमेगा पाई आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। और बेटा अगर आपको करंट कैलकुलेट करना है ना,
इंड्यूस्ड करंट आपको चाहिए तो बेटा कैसे लिखोगे, बी नॉट ओमेगा पाई आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस। इस एक्सप्रेशन को भूलना मत बेटा। ये देखो, ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर कांस्टेंट है, बी नॉट कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट और रेजिस्टेंस कांस्टेंट। इसको बेटा मैं आई नॉट से लिख देता हूं। आई नॉट का मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा किसकी, करंट की। एंड दिस इज ए करंट, जो कैसा करंट है बेटा, साइनोसोडियल है। जो कैसा फंक्शन है, साइनोसोडियल फंक्शन है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं बेटा तो इसका ग्राफ देखो किस टाइप का बनता है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो अपना ग्राफ इस तरीके का बनता है, साइनोसोडियल ग्राफ लाइक दिस। अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल्स चल रही हैं। आई नोट कहा जाएगा बेटा कि आई नोट इज द पीक करंट, यानी कि जो करंट है बेटा वो लगातार वेरी कर रहा है, लगातार क्या कर रहा है, वो वेरी कर रहा है। और यहीं से जो अल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट है, जो कि अगला चैप्टर है, वो यहाँ से आता है कि कैसे एसी करंट का प्रोडक्शन होता है, कैसे उसको प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे एसी को पैदा किया जाता है, वो यहाँ से खेल आता है सारा का सारा। ठीक है, तो आई इंड्यूस इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और बेटा इसका जो ग्राफ है आई और टी का, वो ग्राफ आपका इस तरीके का बन गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका भी ग्राफ तो सिमिलर टाइप का ही बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नोट करो जरा इसको। देखो बेटा अब आगे, देखो भाई एक बेटा ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से करंट आई बह रहा है एंड दिस आई इज गिवन एज आई नॉट टी स्क्वायर, टी का फंक्शन है। यहां पे एक सर्कुलर लूप है बेटा जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस ए मान लिए हम। और बेटा यहाँ से इस वायर से और इसके सेंटर की जो दूरी है, लेट अस से कि वो मान लो आप कितनी है, वो बी मान लो। यू हैव टू फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इस लूप का बेटा रेजिस्टेंस मान लो कितना है, वो आर ओम। क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है बेटा, क्या कि B इज मच मच ग्रेटर देन A, ये गिवन है। तो पहले तो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं बेटा कि जो ये जो अपनी लूप जो है ये वाली, इसके अंदर कितना करंट इंड्यूस होगा, पहले उसकी क्या डायरेक्शन होगी उसकी बात कर लो भाई। इस वायर के कारण से बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस डायरेक्शन के अंदर है। डायरेक्शन क्या है, क्रॉस। और बेटा जो करंट है वो करंट किसका फंक्शन है, वो टाइम का फंक्शन है। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा होगा, यानी कि क्रॉस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। तो अब ये जो लूप है वो जो करंट इंड्यूस करेगी वो कौन सी डायरेक्शन में करेगी, या जो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस करेगी वो कौन सी डायरेक्शन में, बाहर वाली डायरेक्शन में। तो बाहर वाली डायरेक्शन में अगर आप बात करोगे, फिंगर्स को कर्ल करोगे, तो बेटा ये जो डायरेक्शन आपकी आई इंड्यूस्ड करंट की, वो डायरेक्शन कैसी आई है आपकी, वो एंटी क्लॉकवाइज आई है। अब आगे देखो बेटा, अब सवाल में ये बात देखो, अगर ये चीज़ नहीं दे रखी होती ना तो ये सवाल तो मुझे नहीं लगता कि आज हम पूरे दिन में भी कर पाते, बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको सॉल्व कर पाना। कारण क्या है कि भैया अब ये वायर है और इसके कारण से तो मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे अलग अलग है।
है ना, यहाँ पे अलग है, 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 बड़ा मुश्किल हो जाता है इस एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर पाना। लेकिन सवाल में इसने जब ये बात बोल दी है ना बेटा कि B इज मच मच ग्रेटर देन A, फिजिक्स में जब इस तरह के सवालों में इस तरह की चीज़ें जब आए तो इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं रोल है बेटा। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप is or inside the loop can be taken constant, and that is same as at the center of बिल्कुल मैं ये मान सकता हूँ कि भाई ये B बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप ये मान लो ना कि भाई लगभग जो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे है बेटा वही मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा इस पूरी लूप में रहेगा। ये जो चीज़ आपको गिवन थी इसका ये यूज़ था इस क्वेश्चन के अंदर। अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। पहले तो जरा आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण से यहाँ पे यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इनफाइनाइट वायर के कारण से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ठीक है, तो क्या लिख दूँ बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और बेटा वो जो दूरी जो यहाँ पे इसके बीच की है वो B दूरी है। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई की जगह बेटा क्या लिखना पड़ेगा, आई नॉट टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई B। अब फ्लक्स की बात करो भाई, जो फ्लक्स आप लिखोगे फ्लक्स कैसे लिखोगे भाई, बी ए कॉस ऑफ थीटा बेटा, और भाई थीटा तो यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर है तो आपका 1 बन जाएगा क्योंकि एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री का है। तो फ्लक्स का एक्सप्रेशन कैसे लिखें, म्यू नॉट आई नॉट टी स्क्वायर अपॉन 2 पाई B, और बेटा एरिया कैसे लिखा जाएगा, पाई ए स्क्वायर, और भाई वो एंगल 0 डिग्री है तो ये 1 बन गया ये फैक्टर, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा जो फ्लक्स का जो आपका एक्सप्रेशन आया है वो आया म्यू नॉट आई नॉट ए स्क्वायर अपॉन 2B इंटू टी स्क्वायर। तो जो EMF इंड्यूस आएगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा बेटा वो कैसे लिखूंगा, वो मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी लिख सकता हूँ, मॉड ऐसे। तो बेटा करने ही जरा देखो, म्यू नॉट आई नॉट ए स्क्वायर बाई 2B, और बेटा डी बाई डी टी ये सब कॉन्स्टेंट था तो बाहर रख लिया, ये आ गया। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, 2 से 2 म्यू नॉट आई नॉट ए स्क्वायर बाई 2B इंटू 2T। तो ये फाइनली आपका EMF इंड्यूस तो आ गया बेटा क्या, EMF इंड्यूस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट ए स्क्वायर बाई B इंटू टी। और भाई अब आप करंट का एक्सप्रेशन लिख दो, करंट इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू, उसको रेजिस्टेंस से और डिवाइड कर दो, म्यू नॉट आई नॉट ए स्क्वायर बाय B, और रेजिस्टेंस इसका R है। तो ये आपका जो करंट इंड्यूस हुआ है बेटा उसका मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन मैं ऑलरेडी आपकी बता चुका हूँ कि क्या डायरेक्शन आई हुई है, नोट कर लो जल्दी से, जल्दी से नोट करें। देखो भी और क्वेश्चन करते हैं। इनफाइनाइट वायर है बेटा, इसमें जो करंट बह रहा है I इज इक्वल टू क्या है, आई नॉट टी। यहाँ पे एक है ना, एक लूप रखी है, सर्कुलर लूप मान लो बेटा इसको, L लेंथ की, और यहाँ से इसकी दूरी क्या है, यहाँ से दूरी इसकी A है बेटा, यहाँ से इसकी दूरी क्या है, वो A दूरी है। ठीक है, सेम वही सवाल है, आपको क्या बताना है बेटा, अच्छा इसका रेजिस्टेंस मान लो, इस लूप का जो रेजिस्टेंस था वो R ओम था, आपको बताना है कि करंट जो इंड्यूस होगा इस लूप में वो क्या होगा।
इससे कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। ये वाला करंट तो इस लूप के अंदर, ये लूप में नहीं, इस वायर के अंदर है। आपको इसके अंदर बताना है कि कितना करंट इंड्यूस होगा। देखो कैसे बताएंगे बेटा। सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, देखो डायरेक्शन देख लेते हैं किसकी, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा या जो करंट इंड्यूस होगा उसकी। तो भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रॉस डायरेक्शन के अंदर है, और भाई आई टी का फंक्शन है, टी बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। तो जो करंट जो आएगा वो कैसे आएगा, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और फिर फिंगर्स को घुमाओ तो बेटा ये डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज आ गई। इस सवाल के अंदर कहीं कोई ए और एल के बीच में बात नहीं दे रखी, कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रखा, कुछ ये नहीं कह रखा कि ए छोटा है कि बड़ा है, एल छोटा है कि बड़ा है, तो इसलिए हम वो यूज़ नहीं करेंगे, है ना, उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हर पॉइंट के ऊपर क्या है, फील्ड अलग अलग है। हर पॉइंट पे अगर फील्ड अलग अलग है बेटा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी। कैसे कि भाई एक काम करो, यहाँ से x दूरी पर एक हमने ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप एज्यूम कर ली जो कि लूप के अंदर है, ये वाली। दोनों क्वेश्चन में फर्क समझना कि एक लाइन लिखने से ही सवाल का मतलब बदल गया बेटा, है ना। एक लाइन लिखने से ही क्या बदल गया, सवाल का मतलब बदल गया है। और बेटा इस विड्थ की जो ये जो आपने जो स्ट्रिप मानी है, इसकी विड्थ आपने क्या मान ली, dx। तो ये जो छोटा सा जो आपने एलिमेंट मानना है, इस एलिमेंट में बेटा क्या कैलकुलेट करो, पहले मान लो छोटा सा जो थोड़ा सा जो फ्लक्स बनेगा वो कुछ d5 फ्लक्स होगा। अच्छा उसको कैसे लिखा जाए, वही फ्लक्स को b, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बेटा, μ0 I अपॉन 2 पाई, दूरी x है बेटा उसकी, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस स्ट्रिप की एरिया के साथ। तो भैया इसकी जो लेंथ है, क्योंकि ये स्क्वायर लूप आपको दे रखी है, तो इसकी ये लेंथ तो l है, और बेटा इसकी विड्थ dx है, तो इसका एरिया क्या होगा, वो l dx होगा। μ0 करंट की जगह बेटा क्या लिख दो, I0 t अपॉन 2 पाई x l dx। ये बेटा क्या आ गया, आपका फ्लक्स आ गया, ये आपका फ्लक्स की वैल्यू आ गई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, μ0 I0 L अपॉन 2 पाई dx बाई x। ठीक है बेटा। बेटा ये हम फ्लक्स ही तो निकाल रहे हैं, ये फ्लक्स निकालना है b इंटू ए, तो मैग्नेटिक फील्ड ये है और एरिया इसका ये तो d5 आया ना, तो ठीक है। लेकिन जब मुझे ईएमएफ इंड्यूस्ड चाहिए बेटा, तो मुझे क्या चाहिए एक्चुअल में, d5 बाई dt। तो यानी कि इसी एक्सप्रेशन को आप क्या कर दें, d5 बाई dt जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखो बेटा क्या बन जाएगा, ये μ0, अच्छा एक सेकंड बेटे टी भी था ना, ये टी यहाँ पे हमने मिस कर दिया, टी रहने दो। तो भाई एक बात देखो, ये आपका d5 आ गया, एक सेकंड, ये आपका क्या आ गया, ये आपका d5 आ गया। अभी आपको पहले फ्लक्स तो कैलकुलेट कर लें कि टोटल फ्लक्स कितना आएगा अपना। तो अगर आपको टोटल फ्लक्स चाहिए तो बेटा इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो देखो क्या होगा, जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये t और ये सब कुछ कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ यही रह गया है ना बेटा। तो μ0 I L t अपॉन 2 पाई, ये सब कांस्टेंट, इंटीग्रल dx बाय x। और भाई x वेरिएबल कहाँ से कहाँ चलेगा बेटा, x यहाँ से शुरू होगा यानी a से, और a जमा l तक चलेगा। तो a से बेटा a प्लस l तक रखो उसको, μ0 I L अपॉन 2 पाई और t एज इट इज। और भाई dx बाई x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, वो तो ln x इंटीग्रेशन हो गया, ln x a से a प्लस l बेटा, μ0 I L अपॉन 2 पाई t। और बेटा ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब आप करेंगे तो वो एक्सप्रेशन ये आ गया, फ्लक्स। जो ईएमएफ इंड्यूस आएगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू d5 बाई dt।
अब इसको टी के रेस्पेक्ट में दोबारा से क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। टी के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो वो एक्सप्रेशन आएगा म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई एल एन ए प्लस एल बाई ए, ये सब कांस्टेंट और टी का डेरिवेटिव 1 बन गया। तो ये तो ईएमएफ इंड्यूस्ड आ गया बेटा, और जो करंट इंड्यूस होगा उसको क्या करना पड़ेगा, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है डिवाइडेड बाई उसका रेजिस्टेंस। सो म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई एल एन ए प्लस एल बाई ए, और भाई उसका रेजिस्टेंस है उसको डिवाइड कर दिया। तो ये जो अमाउंट ऑफ करंट है, ये अमाउंट ऑफ करंट क्या हुआ बेटा, इस सर्किट के अंदर, इस लूप के अंदर क्या हुई है, इंड्यूस्ड हुई है। ठीक है, करो, नोट करो। देखो बेटा और क्वेश्चन कर लेते हैं। दो कंसेंट्रिक लूप्स है बेटा ऐसे, इसका रेडियस a, इसका रेडियस b, बाहर वाले में करंट फ्लो कर रहा है I इज इक्वल टू मान लो I नॉट टी स्क्वायर एंड b इज़ मच मच ग्रेटर देन a, और बाहर वाली अंदर वाली जो लूप है बेटा इसका रेजिस्टेंस है स्मॉल r ओम। आपको बताना है कि करंट कितना इंड्यूस होगा। भाई क्वेश्चन में आपको b इज मच मच ग्रेटर देन a बोल दिया, इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि इसके अंदर ये जो छोटी वाली जो लूप है बेटा, इसके अंदर मैं मैग्नेटिक फील्ड वही मान सकता हूं जो कि इसके सेंटर पर होगा। तो बेटा पहले तो मैं जरा फ्लक्स लिखता हूं। देखो फ्लक्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस ऑफ आर दैट इज बी। बाहर वाले के कारण से यहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अच्छा एक बार डायरेक्शन तो देख लो कि भैया अंदर की तरफ अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, इस वाले रीजन के अंदर, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर वो लगातार बढ़ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जनरेट होगा, अंदर की तरफ, और ये डायरेक्शन आएगी, माने डायरेक्शन तो बेटा यहां पे क्या आ गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई। सो फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2b, बी और बेटा इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। ये फ्लक्स आ गया आपका। तो फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2b पाई ए स्क्वायर, ये हो गया बेटा। अच्छा इस आई को आई नॉट टी स्क्वायर भी लिख देते हैं, आई नॉट टी स्क्वायर पाई ए स्क्वायर, और म्यू नॉट आई नॉट पाई ए स्क्वायर बाई 2b इंटू टी स्क्वायर। तो बेटा जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूँ, म्यू नॉट आई नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन 2b, और भाई ये क्या हो गया, ये 2t हो गया। तो बेटा ईएमएफ इंड्यूस तो आ गया है आपके पास, ईएमएफ इंड्यूस का एक्सप्रेशन आ गया, म्यू नॉट आई नॉट पाई ए स्क्वायर बाय बी इंटू टी, ये एक्सप्रेशन आ गया। और भाई आपको करंट इंड्यूस चाहिए, तो करंट इंड्यूस के लिए तो इसको क्या कर दो बेटा, रेजिस्टेंस से डिवाइड भी कर दो। ये आ गया आपका ईएमएफ, जो करंट इंड्यूस है उसका एक्सप्रेशन ये आ गया आपका। क्लियर है? ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन के अंदर। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, जेईई में आया हुआ सवाल, वही क्वेश्चन करते हैं। देखो एक ये एक क्या है, सेमी सर्कुलर लूप है अपने पास कोई, ये इसका बेटा क्या है, ये इसका सेंटर है O, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस मान लो आप कितना है बेटा, स्मॉल r, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आपको क्या गिवन है, वो r ओम गिवन है इसका। ठीक है बेटा, इसको आपने इनिशियली इस पोजीशन पे था
आप अब इसको ओमेगा से घुमा रहे हो। आपको पता क्या बनाना है, आपको आई टी का ग्राफ बताना है कि इसका आई टी ग्राफ कैसा बनेगा, जो इंड्यूस्ड करंट और जो टाइम है उसके बीच का ग्राफ कैसा बनने वाला है, ये आपको सवाल में बताना है। ऐसे ऑप्शंस आपको गिवन होंगे और आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। देखो भाई, पहले बात तो ज़रा ये देखा जाए, पहले इसको एनालिसिस करते हैं ना कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या ऐसा नया है। देखो क्या हो रहा होगा बेटा, इस वाले पार्ट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो जैसे ही ये क्या हुआ, देखो दो पार्ट में ये सवाल होने वाला है। पहले तो क्या हो रहा होगा बेटा, ध्यान से देखना कि अभी जीरो मैग्नेटिक फील्ड है। अभी जब ये वाला जो पार्ट है ना, ऐसे मानो बेटा, ये मान लो कि ये आपका है बेटा। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये अंदर की तरफ घुसना शुरू कर रहा है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब जाना शुरू होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन के थ्रू बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब इसके थ्रू जब बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो एक पार्ट हो गया। जब ये पूरी की पूरी सर्कुलर लूप, सेमी सर्कुलर लूप इसके अंदर जा चुकी होगी, अब उसके बाद वो बाहर निकलना शुरू करेगी। तो जब वो लूप बाहर की तरफ आ रही होगी, उस टाइम पे क्या हो रहा होगा बेटा, उस टाइम पे इस एरिया के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है वो घट रहा होगा। पहले बढ़ रहा था, अब घट रहा है। तो जरा डायरेक्शन देखें कि जब इसका पहला पार्ट कर लेते हैं, चलो केस 1 कि व्हेन लूप इज एंटरिंग इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन, उस रीजन में जब वो एंटर कर रही है, जब क्या होगा, किसी भी जनरल टाइम पे मान लेते हैं। देखो कैसे बेटा, कि ये ऐसे था, इस तरीके से मान लो उस टाइम पे थीटा जो इसकी एंगुलर पोजीशन है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा उसके अंदर कितनी है, वो थीटा एंगल से अंदर जा चुका है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर चुका है। अच्छा, जब वो अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब एंटर कर रहा होगा, तो जरा उसकी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट देखें कि भैया मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इस एरिया की तरफ बढ़ रहा है, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए। बाहर की तरफ आने का मतलब बेटा क्या हो गया कि जो करंट इंड्यूस होगा, वो करंट कैसे इंड्यूस होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इंड्यूस होगा। ये एक पार्ट तो ही आ गया अपना, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट आ गई। अब एक बात देखो कि अब इतने पार्ट में ही मैग्नेटिक फील्ड है। अब पहले इसका फ्लक्स का एक्सप्रेशन लिखो, क्योंकि फ्लक्स वेरिएबल है, फ्लक्स बदल रहा है बार बार। तो फाई इज इक्वल टू बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे बी ही है, इतने पार्ट का एरिया आपको लिखना है, इतने पार्ट का एरिया आपको लिखना है। तो वो एरिया देखो आप कैसे लिखेंगे। देखो बेटा आप ऐसे समझे, है ना, वैसे आपको पता होना चाहिए बट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अगर 2 पाई एंगल हो, 2 पाई अगर एंगल होता है तो उस पूरे का एरिया कितना आता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। अगर यूनिट एंगल होगा तो बेटा एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई। और बेटा थीटा एंगल अगर होगा तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू थीटा। पाई से पाई कैंसिल बेटा, तो आंसर विल बी आर स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी कि अगर थीटा जो है, थीटा एंगुलर पोजीशन जो है, इतना पार्ट अगर एरिया की मैं बात करूं तो बेटा उसका एरिया कितना आ रहा है, वह आर स्क्वायर थीटा बाई 2 आ रहा है, आर स्क्वायर थीटा बाई 2 आ रहा है। तो भाई बाकी मैं इस तरफ इसको रब कर रहा हूं, क्वेश्चन हमें क्लियर है पूरा। तो देखो भाई क्या होगा फिर, फ्लक्स को आप कैसे लिखेंगे, फ्लक्स को लिख दें, है ना, फ्लक्स को यहाँ लिख लेता हूँ, b इंटू बेटा एरिया कितना है आपका, आर स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, ईएमएफ इंड्यूस्ड चाहिए बेटा, तो वो तो क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी। तो भाई बी आर स्क्वायर बाई 2 तो कांस्टेंट है, इंटू डी थीटा बाई डी टी। ये डी थीटा बाई डी टी क्या है, यह तो ओमेगा है। तो बेटा ये क्या होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इट विल बी इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। ये एक पार्ट हो गया बेटा, है ना। करंट इंड्यूस भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, करंट इंड्यूस भी आ जाएगा बेटा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ जो भी उसका रेजिस्टेंस है, वो करंट भी आ गया। ये बेटा पहला पार्ट हो गया इस सवाल का। सेकंड पार्ट देखो इस क्वेश्चन का, केस 2, व्हेन
लूप इज कमिंग आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। जो अपना ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है बेटा, इससे जब वो बाहर आ रही होगी तो क्या होगा ये समझते हैं। एनालिसिस तो बिल्कुल वैसा होना है, एनालिसिस तो बिल्कुल वैसा ही होना है। लेकिन अब आप एक बात देखो बेटा, है ना, इस वाले पार्ट के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है बेटा। देखो पहले वाले केस में यहाँ पे जो करंट की जो डायरेक्शन आई थी वो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आई थी पहले केस में। अब इस वाले केस में देखो कि अंदर की तरफ ही करंट आना चाहिए, अंदर की तरफ ही करंट आना चाहिए, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए। तो ये तो आपकी कैसी डायरेक्शन हो गई, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। और बेटा इस केस में भी जो इंड्यूस जो करंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही आने वाला है, सारा वही आप थीटा मान करके सेम यही करेंगे सब कुछ। तो क्या हुआ कि सर जब ये लूप अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही थी तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज था, करंट कांस्टेंट था बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2r। और जब वो बाहर की तरफ आ रही है तो भी करंट तो उतना ही है लेकिन डायरेक्शन बदल गई है। तो बेटा इस केस में देखो कैसा जो ग्राफ बनेगा अपना वो कैसा बनेगा। देखो भाई मैं एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव अगर मैं ले लेता हूँ तो अल्टरनेटिव इस तरह का ग्राफ आपका आई और टी के बीच में बनता चला जाएगा, अल्टरनेटिव ग्राफ बनता चला जाएगा आपका। ठीक है, अगर टाइम लिखना चाहते हो तो ये पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, 3 पाई बाई ओमेगा एंड सो ऑन, है ना। एक बार में इसको भी एक चक्कर पूरा करने में यही तो समय लगेगा, पाई बाई ओमेगा समय लगने वाला है, अगला फिर पाई बाई ओमेगा, फिर पाई बाई ओमेगा, इस तरीके से। और ये जो है बेटा ये करंट का जो यहाँ पे जो पीक वैल्यू है वो यहाँ लिख दूंगा मैं। तो बस डायरेक्शन चेंज होने वाला है, मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट कर लिया बेटा। तो इस तरीके से हम ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और फैराडेज लॉ से इस तरह के जो सवाल है बेटा वो बड़े आराम से किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये फैराडे लॉ की मदद से हमने क्या कर लिया बेटा, जो अलग अलग जो केसेस थे उसमें कैसे हमें ईएमएफ इंड्यूस निकालना है, करंट निकालना है, वो हमने सीख लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम बेटा डिस्कस करेंगे मोशनल ईएमएफ कि जो कंडक्टर है उसके मोशन के कारण से मैग्नेटिक फील्ड में वहाँ पे भी क्या जनरेट हो जाता है, वो ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ठीक है बेटा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।